हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संख्याओं अंकों के बारे में। विभिन्न प्रकार की संख्याएं कैसे काम करती है, अंक क्या होते हैं, उनके स्थानीय मान, उनके जातीय मान, उसके साथ ही भाज्य और अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, और उन पर किस प्रकार से चीजें काम करती है, उन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो सेशन आप सबके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो सेशन है, क्योंकि यहां से आप लोगों को सारी चीजें आगे के टॉपिक की डिसाइड होने वाली है। ये टॉपिक एक तरह से आपके आगामी बहुत सारे टॉपिक का बेस भी माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप सबके लिए इस वीडियो सेशन को देखना बहुत ही जरूरी है। सभी को गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया से अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में अंकों से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड आपके जो प्रश्न बनते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब चाहते हैं कि गणित की शुरुआत हम एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो अपना गणित का सबसे छोटा जो अंक है वो है जीरो, और यहीं से आज हम शुरुआत अपनी करने जा रहे हैं। और गणित का सबसे छोटा अंक अगर जीरो है तो गणित का सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। ये गणित का बड़े से बड़ा अंक होता है। ये सारे 0 से 9 तक की जो वैल्यूज है वो सारी अपने अंक यानी डिजिट कहलाते हैं। लेकिन 9 के बाद 10, 11, 12, 15 ये जितनी भी वैल्यूज आप सुनते हैं, ये सारे नंबर्स यानी संख्याएं कहलाती है। जब दो या दो से अधिक अंक मिलते हैं तब जाकर संख्याओं का निर्माण होता है। तो इसी की सीरीज में हम लोग सबसे छोटा अंक अगर हम बात करें तो वो 0 होता है, और सबसे बड़ा अंक अगर हम बात करें तो वो 9 होता है। 9 से बड़ा अंक कोई भी नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तो फिर 9 के बाद 10 क्या है। 10 से अपने दो अंकों की शुरुआत हो जाती है, दो डिजिट की। तो 10 अपने दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलर डिजिट ऑफ द टू नंबर्स, टू डिजिट्स। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसकी जरूरत आगे एक सवाल आता है, बहुत बार एक चैप्टर आगे आएगा हमारे सामने, और नंबर सिस्टम में भी इसका क्वेश्चन बनता है। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने बन जाता है। इसलिए इसकी जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है। अब बताइए, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे छोटा डिजिट 0 होता है, सबसे बड़ा डिजिट 9 हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम आगे की ओर। यहां पर वैल्यूज है 85026 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का डिफरेंस कितना होगा। इन अंकों से बनने वाली मैक्सिमम वैल्यू और इन अंकों से बनने वाली मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस लाना। अब यहां जो संख्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। एक एग्जांपल मैंने लिया ताकि आपको बात समझ में आए। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी यानी मैक्सिमम नंबर, अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो यहां से आप खुद नोटिस कर पा रहे होंगे, सबसे बड़ा डिजिट अपने यहाँ 8 है, 8 के बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 0 हो गया। और अगर यहीं पर अगर छोटी संख्या बनानी हो, सबसे छोटी संख्या मिनिमम नंबर, तो वो, अब बहुत सारे बच्चे इसको शुरुआत ऐसे करेंगे एक बार 5, 6 और 8, लेकिन बताओ क्या ये 0 काम में आया क्या? नहीं। इस 0 को काम में लेने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी ये 4 डिजिट ही है। किसी भी नंबर के आगे 0 लगने से, डिजिट के आगे 0 लगने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए एक संख्या 27 है, इसके आगे अगर मैं 0 लिख दूं कोई फर्क नहीं है, डबल 0 तब भी 27 है, ट्रिपल 0 तब भी 27 है। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे 0 लगाते हैं तो आपको 270 हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसा होता है कि डिजिट 0 आगे लगने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो डिजिट 4 ही काम आए, और हमें इन पूरे डिजिट को काम में लेकर बड़ी और छोटी बनानी थी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 को रखेंगे आगे और 0 हो जाएगा पीछे।
अब ये संख्या अपने काम में, अब आप कहोगे 5 को लाओगे तब तो भी 2 से और बड़ी बनेगी, फिर 6 और बड़ी, 8 बड़ी, इसीलिए जस्ट जीरो के बाद वाले डिजिट को हमने बोला कि भाई आप आगे आ जाओ, तो आपकी भी वैल्यू जो 2000 थी वो 20,000 की ओर चली जाएगी, और यहां जो जीरो है उसकी भी वैल्यू में कुछ अर्थ आ जाएगा, उसका मतलब रहेगा, नहीं तो जीरो आगे रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अब बात हम आगे की ओर करते हैं। अब हमें बोला इनका अंतर, तो 10 में से 8 गए, यहां से 2, 11 में से 6 गए 5, आगे की गणना आप लोग आराम से कर सकते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको मैक्सिमम डिजिट और मिनिमम डिजिट आपको बनाना आना चाहिए। और गलती क्या होती है, जीरो को हमें आगे नहीं रखना है, जब भी आपको डिजिट काम में लेना है तो जीरो को काम में लेने के लिए जस्ट पीछे वाले अंक को आगे लाना। डबल जीरो होंगे तब भी आपको यहाँ पीछे भेजना, और किसी ना किसी अंक को आगे लाएंगे तब ही उस जीरो का कोई मतलब रहेगा। फिर आ जाती है हमारे सामने अगली बात, वो होती है स्थानीय मान। इस स्थानीय मान को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके सामने ये वैल्यू रखी है 98,765, इसको हम इकाई बोलते हैं दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में अपने इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो सबसे पहले 10,000 का गुणा 9 से हो रहा है, तो आप सीधा देख रहे हैं सबसे पहले यहां पर वैल्यू जो बन जाएगी वो बनेगी 90,000। बनी 90,000 के ऊपर देखो 1000 का गुणा 8 से हो रहा है, अगली वैल्यू बनेगी 8,000। 8,000 के ऊपर आप देख पा रहे होंगे 60 है, और 60 के ऊपर आप देख पा रहे होंगे 5 है। अब मैंने इसमें क्या किया है, इस छोटी सी वैल्यू का अलग अलग विस्तार कर दिया है, और विस्तार किया है इसी वजह से इसको विस्तारित रूप, और इंग्लिश में हम एक्सटेंडेड फॉर्म बोलते हैं, विस्तारित रूप, या हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले 90,000 के ऊपर 8,000, फिर आगे की वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो आपने अलग अलग टुकड़े किए, इन्हीं टुकड़ों को आगे चलकर हम स्थानीय मान भी बोलेंगे। ये 5 का स्थानीय मान है, ये 6 का है, ये 8 का है, ये 9 का। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। हिंदी में हम इसको स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू कहा जाता है। किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है कि वो इकाई पर है, वो दाही पर है, वो सैकड़े पर है, या वो हजार पर, या 600, 700 लिख देना, एक 700 प्लस 60 प्लस 5। ठीक है, अब देखो इकाई पर 5 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर 700 आ गया, फिर 8,000 हो गया, और फिर अपना 90,000 हो गया। इस प्रकार से जो आपने अलग अलग ये टुकड़े किए हैं, यही इनके स्थानीय मान, और इंग्लिश में हम इनको प्लेस वैल्यूज बोलते हैं। यस और नो? ठीक है, अब ये चीज कभी कभी हमारे सामने डेसिमल के फॉर्मेट में भी आ सकती है, 70809, इस प्रकार से भी। तब क्या करना है? तब देखो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म सेम, 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9। अब देखो ये चीज है ना, कहीं भी कोई भी एग्जाम आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये जानकारी तो होना जरूरी है। कोई भी संख्या के आपको टुकड़े करना आना चाहिए, एक्सटेंडेड फॉर्म, और वहां से दो तीन चीजें क्लियर होती है। एक तो आपको उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाती है, एक प्लेस और फेस वैल्यू क्लियर हो जाती है। अब जब ये पॉइंट हटेगा, पहली वैल्यू के बटे में 10, जीरो के बटे में 100 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 8/1000। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 यहां नहीं लिखकर आप यहां लिख दो, 100 का स्थान तो जीरो लेकर चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद 0/10,000, और फिर 9/1 लाख हो जाएगा। ये होता है एक्सटेंडेड फॉर्म डेसिमल के फॉर्मेट में। अब ये इनके स्थानीय मान है। अब 7 का स्थानीय मान 700 भी आ रहा है, 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 7/10 भी आ रहा है। तो किसी भी एक डिजिट के कितने भी प्लेस वैल्यूज हो सकती है। ओके, लेकिन अब जातीय मान क्या होता है? जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं, और किसी भी वैल्यू, फेस वैल्यू सेम रहती है, 3 की 3, 7 की 7, 9 की 9। पॉइंट के बाद भी है तब भी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जीरो का स्थानीय और जातीय मान दोनों ही जीरो ही होता है, ध्यान रखना है। तो किसी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
अगर जैसे ये वैल्यू हमारे सामने, यहां से 9 का स्थानीय मान 9000, इस वाले का 900, इस वाले का 90, इस वाले का 9, यानी किसी एक डिजिट की कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं। देखो आपके पेपर में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है कि किसी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं क्या, ये कथन सत्य है या असत्य है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए, किसी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं, किसी एक अंक के कितने भी जातीय मान नहीं हो सकते। जातीय मान या अंकित मान भी कहा जाता है इसको। इंग्लिश में तो हम इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको जातीय या अंकित मान कहा जाता है, जो अंक के ऊपर खुद छपा हुआ है। और डिजिट यानी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है, आपके स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा, आपका फेस अलग अलग नहीं हो सकता। तो वैसे ही याद रखना, प्लेस वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, फेस वैल्यू कभी भी डिफरेंट नहीं होगी। ओके, जैसे देखिए यहां पर आप समझिए, किसी भी अंक के स्थान को, अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है। 5927 में 9 का स्थानीय मान, देखो 5920 और 60 टुकड़े कर लिए, 9 का स्थानीय मान आ गया 900। धीरे धीरे आप डायरेक्ट भी लिख दोगे, कोई 9 के बाद 2 अंक है तो आपने 2 जीरो लगा के उसकी प्लेस वैल्यू बना दी। एक बार सभी बच्चे यस का मैसेज लिखकर बताओ, क्या आपको स्थानीय मान क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए, एकदम ओके है ना प्लेस वैल्यू? एक अगर क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां पर एक वैल्यू हमारे सामने 9, इसका आंसर जल्दी से करो। फिर 98,254 में 8 के प्लेस वैल्यू और 5 के प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस आपको पता करके बताना। एक कोशिश आपको करनी जरूर चाहिए। जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा। 98254 में सबसे पहले बात करते हैं 8 का स्थानीय मान। इकाई दाई आपको दिख रहा है सीधा, 8 के बाद 3 अंक है तो 03 लगा दीजिए, और नहीं तो 8 का स्थानीय मान 1000 की ओर हो रहा है। और फिर किसका बोला? 5, 5 का आ रहा 50। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर लेकर आना था, और जैसे अंतर लाओगे 7950 आपका डिफरेंस बनेगा, और 7950 अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। फिर आ जाता, देखो जातीय मान, इंग्लिश में तो हम इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, लेकिन जातीय मान का दूसरा नाम अंकित मान भी होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। कोई भी बात करें ना, जातीय मान किसी भी अंक का डिजिट स्वयं होता है, खुद होता है। मैंने बोला ना, फेस वैल्यू चेंज होती नहीं है, प्लेस वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। स्थानीय मान से तो पता चल रहा है ना, स्थान यानी प्लेस, आपकी जगह, आज आप यहां हो, कल आप कहीं और होंगे, कल और परसों और कहीं हो सकते हो, लेकिन आपका फेस चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं प्लेस वैल्यूज कैन बी डिफरेंट बट फेस वैल्यूज ऑलवेज बी सेम। ओके, तो यहां पर बोला है कि यहां पर वही अंक स्वयं होता है। 4 का जातीय मान आप नोटिस करेंगे 4 ही रहा, 7 का जातीय मान 7 ही रहा। एक नोट करने वाली बात है, 0 का स्थानीय और जातीय मान मैं पहले ही बता चुका हूं, 0 ही रहता है। प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही रहेगी, और फेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही रहेगी। अब बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि 79824 में, ये अगर आप लोग आंसर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अभी पता चलेगा कि वाकई में आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। 79824 में 7 के स्थानीय मान तथा 2 के जातीय मान का गुणनफल कितना होगा, ये आपको आंसर करके बताना है। प्रयास कीजिए एक बार अपने एंड से। देखिए वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 79824 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 70,000 है, 4 अंक है तो 4 जीरो, और साथ ही में बोला 2 के जातीय मान का गुणनफल। अरे भाई, ये तो 7 का प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान, और 2 का जातीय मान तो 2 ही रहेगा। इन दोनों का मल्टीपल करके बताना, और आपको पता है 70,000 का डबल करेंगे 1,40,000 आपका उत्तर होगा। फेस वैल्यू कभी भी यानी आपका जातीय मान परिवर्तित नहीं होता है, इसको हमें ध्यान रखना है बस। चलिए,
अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और आपको सीखनी है। अंकों की बात यहां तक हो चुकी है, तो एक सवाल हमारे सामने और चल के आगे आता है। वो हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा बात को। जब भी दो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, तो हमेशा एक चीज को आप नोटिस करना, दो अंकों की किसी संख्या को उलटने पर, और अंक डिफरेंट होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। दो अंक जहां पर दोनों अंक अलग अलग हो, जैसे 47, 63, 37, 29, 24, 26, अलग अलग अंक हो, तो हमेशा ध्यान रखना दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग सदैव 11 से विभाजित होता है। कोई भी आप दो अंकों की संख्या, जैसे मैंने 27 लिखी और मैंने 27 का उल्टा 72 लिखा, इनका जो योग है 99, ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी दो अंकों की संख्या और उसको रिवर्स करने पर जो डिजिट बनते, संख्या बनती है, उनका जो एडिशन है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। उनका योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। लेकिन वहीं पर दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 से विभाजित होता है। एक संख्या मैंने 72 ली, एक संख्या मैंने 27, इसका उल्टा हो गया। इनका जो ये अंतर है ना, ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। 9 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। 12 में से 7 5, 6 में से 2 4, और आपको पता है 45 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो कोई भी दो अंकों की संख्या को उलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से डिविजिबल होता है, और उनका जो अंतर है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिजिट का क्वेश्चन आपके सामने भी बनता है। कभी कभी तो आपसे वो संख्या भी पूछी जाती है, और कभी कभी आपसे डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात शून्य के बारे में, थोड़ी शून्य जरूरी बातें, जीरो से संबंधित कुछ जरूरी बातें, क्योंकि अपने शुरुआत जीरो से कर ली है, तो जीरो से संबंधित कि जीरो ना तो धन पूर्णांक, ना तो पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव। जीरो अपने आप में शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बहुत जने कहेंगे जीरो परिमेय संख्या कैसे है। वैसे मैं आगे आपको परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर पूरे डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी याद रखना है कि वे संख्याएं जिनको p बटा q में लिख सकते हैं, या सरल भाषा में कहूं तो जिनको बटे में लिख सकते हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो वैसे ही मैं जीरो के बटे में एक लिखूंगा तो रिजल्ट जीरो ही बनेगा। जीरो के बटे में कितनी भी वैल्यू आए तो रिजल्ट जीरो आता है। तो यानी इसके बटे में एक हम लिख तो सकते हैं ना। इसलिए क्या होता है, जिन संख्याओं को हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सब परिमेय यानी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, उसके बाद 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो 24 टाइम्स शून्य आते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में अगर मल्टीपल किया जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 6 इंटू 7 इंटू कंटिन्यूसली ऐसे मल्टीपल करें, जहां इवन नंबर्स भी होंगे, ऑड नंबर भी होंगे, वहां 24 टाइम्स जीरो आएंगे। 1 से 100 तक की अगर विषम संख्याओं को गुणा करें तो जीरो शून्य आते हैं। अब आप ही बताओ, अगर मैं 1 का गुणा करूंगा, 3 का गुणा करूंगा, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का, तो भाई जब आपके जीरो कब आता है आपको पता ना। जीरो की सिंपल कंडीशन है, या तो जीरो इंटू जीरो, नहीं तो जीरो का गुणा। भाई जीरो में तो देखो सिंपल सी बात है, जब 5 का गुणा आपको पता है किसी भी सम डिजिट से होता है, तब जाकर अपने जीरो का निर्माण होता है। तो अगर यहां कोई सम डिजिट आएगा ही नहीं इनिशियल लेवल पर, क्योंकि ये सम तो कहां पर आता है, इवन पर आता है। हम बात कर रहे हैं ऑड डिजिट्स की, ऑड नंबर्स की, तो यहां पर ये डिजिट हमारे सामने कभी आएगा ही नहीं, तो जीरो का निर्माण होगा भी नहीं। तो इसी वजह से जब 1 से 100 तक की संख्याओं को हम गुणा करते हैं, तब कभी भी जीरो नहीं आता है। जब विषम को गुणा करते हैं ना, ऐसे तो 24 टाइम्स आता है, लेकिन जब ऑड ऑड नंबर्स को गुणा करता है, विषम संख्याओं को, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को गुणा करें तो एक शून्य आता है। अब आप कहोगे एक शून्य कैसे आ रहा है, आपको पता होगा जब प्राइम नंबर्स की बात करें, आगे मैं पढ़ाऊंगा वैसे भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्याओं की शुरुआती दो से होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर
23, 29, फिर 31, 37, इस प्रकार से। तो ये एकमात्र 5 और ये 2 आता है, इसीलिए एकमात्र ये शून्य का निर्माण करते गुणा करने पर। बाकी कहीं पर भी जीरो का निर्माण अभाज्य संख्याओं में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये 5 आने वाला आगे चल के, क्योंकि 5 अगर कहीं भी पीछे आ गया तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें तो बात अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स की कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए एकमात्र अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर शून्य कितनी बार आता है? एक बार आता है। ये सवाल देखो मैं क्यों करा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जो बनेगा थ्योरी के रूप में, लाइन के रूप में सवाल बनेगा कि अभाज्य संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो शून्य कितनी बार आएगा। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याओं में शून्य सिर्फ एक बार आता है, विषम संख्याओं में कोई भी शून्य नहीं आता है। सिंपल अगर नंबर्स को गुणा करें तो शून्य 24 टाइम्स आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे। ये देखिए संख्याओं को, जो पूर्ण संख्याएं डिजिट्स है, उनको लिखने का तरीका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे काम करता है। क्योंकि कभी कोई सवाल अगर आपसे ऐसे बन जाए, अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, तो आपको एक थोड़ी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने हमारे सामने ये वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको पता है ये वैल्यू कहलाती इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता है। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ठीक है, यहां पर 5 करोड़, कितने करोड़ है देखिए, 5 करोड़, 27 लाख हो जाएंगे। फिर यहां देखो 8 इंटू 10 80, 80 और 6 86,039 हो जाएगा। अब ये लिखने का तरीका, इंग्लिश में हम इसको वंस बोलते हैं, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, इस प्रकार से चलता रहता है। फिर 10 करोड़, फिर अपना अरब आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देखिएगा इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के बाद ये वैल्यू भी लिख सकते हो, ये कितने करोड़ बन जाएंगे, 10 इंटू 8 करो, 83 करोड़, 27 लाख, फिर 93,516। आप सारी वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 5 करोड़ 2 इंट, अब देखो ऐसे गुणा कर लिया करो, 10 इंटू 2 20 लाख हो गया, और 7 ऊपर है, 5 करोड़ 27 लाख, ठीक है, 86,603। एक बता देता हूं, बाकी आपको समझा दूंगा बस। 603, 86,039 ही है सीधा ना, 86,039। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाकी मैं बता देता हूं, ये बन जाएगा कितना, 83 करोड़ 27 लाख 93,516। ये बनेगा अपना 7 अरब 98 करोड़ 41 लाख 50,632। तो ये आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, ये आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इंग्लिश में भी आप लिख लोगे आराम से, 5 करोड़ 27 लाख 86,039। तो इंग्लिश वालों के लिए तो ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अब यहां से जो मैं बातचीत करने वाला हूं, यहां से शुरुआत हो रही है अपने संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ये जो इतनी सी बात अभी मैंने बताई नहीं, कि निश्चित लेवल है चीजों को पढ़ने का। अब हम संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपने पूर्ण संख्याएं जो होती है वो कैसे काम करती है, भाज्य और अभाज्य क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, अग्रवर्ती और प्रवर्ती संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हम योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जो विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, उन सब की जानकारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहां से जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी बनता है और न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी बनता है। तो दोनों चीजें आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स की। वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से हो और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 से लेकर
अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृत या नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जैसे देखिए यहां 1 से शुरू होकर संख्याएं इंफिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, जो खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है, वे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब यहां से आपका सवाल क्या बनेगा वो भी सीख लीजिए। सवाल सबसे पहला तो बनेगा, प्राकृत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है? आपका आंसर होगा 1 से। आगे जो सवाल बनेगा, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, वो आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फिर सम का योग, विषम का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, इन सब के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। फिर बात आ जाती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स की। आपको लग रहा है ना भी पूर्ण का मतलब, जब संख्या 1 से प्रारंभ होती है तब तो प्राकृत है, लेकिन जब 0 शामिल होता है ना तब जाकर संख्याएं पूर्ण होती है। कहते हैं ना 0 शामिल हो गया ना, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आ गया है, पूर्ण हो गई है संख्याएं। तो यहां देखिए 0 से प्रारंभ होकर अगर अनंत तक चले तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखो पूर्ण अलग है, पूर्णांक संख्याएं अलग होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जब 1 से प्रारंभ हो तो प्राकृत कहलाती है, जब 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। फिर आएगी अपने सम और विषम, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, इवन और ऑड नंबर्स। ये अपना इवन नंबर्स है, ये अपने ऑड नंबर्स है। याद रखिएगा वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो सभी संख्याएं सम कहलाती है। और वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्ण भाग नहीं जाए तो वो सभी विषम कहलाती है। और एक चीज अपनी कॉपी में जरूर लिखनी है आपको कि गणित में प्रत्येक एक संख्या के बाद अगली विषम होगी, प्रत्येक विषम के बाद अगली सम होगी। अगर 11 विषम है तो 12 सम होगा, 13 विषम होगा, 14 सम होगा, 15 विषम होगा, 16 सम होगा। गणित में एक छोड़कर एक सम और एक छोड़कर एक विषम आती है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे चलकर जब एडिशन आपसे पूछा जाएगा ना, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो 20 सम संख्याएं आपको पता है 2 से शुरू होकर हम 40 तक भी जाते हैं। क्यों 40 तक जाएंगे तो 20 सम होगी और 20 विषम। ये चीज ज्यादा अपने औसत में भी काम आएगी आगे चल के। ओके, चलिए ये होगी सम और विषम। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम कहलाती है, इवन नंबर्स, और जिसमें नहीं जाए वो सभी विषम कहलाती है। अब आ गई पूर्णांक। मैंने बोला ना पूर्ण और पूर्णांक को आपको थोड़ा अलग से समझना है। पूर्णांक में अपने आप में सारे के सारे जो संख्या है वो शामिल हो जाती है। माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत के बीच जीरो को शामिल करते हुए सारी की सारी वैल्यू जब शामिल हो जाती है उसको हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, माइनस इंफिनिटी से मतलब माइनस के जितने भी डिजिट यहां चल रहे हैं, जितने भी चलते जाएंगे, और यहां से माइनस अनंत, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक जितने भी मान होते हैं, अनंत तो ये चल ही रहा है, ऋणात्मक जितने भी मान होते हैं, -4, -5, ऐसे बली आगे लाखों करोड़ों अरबों तक चले जाइए आप। जितने भी ऋणात्मक और धनात्मक मान जीरो को शामिल करते हुए संख्याएं होती है वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और जीरो न तो धन पूर्णांक है और जीरो न ही ऋण पूर्णांक है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए। अब आगे की बात देखनी है। पूर्णांक क्लियर हो चुका, माइनस की जितनी भी वैल्यूज से लगाकर प्लस की जितनी भी वैल्यूज अनंत तक, वहां तक की बात हुई है। अब बात आ जाती है भाज्य और अभाज्य। ये आपको पता है पूर्ण संख्याओं के बाद जो अगला पॉइंट है अपना वो यही है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यहां आपको बहुत अच्छे से बात को समझना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, भाज्य नाम से ही पता चल रहा है ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी नंबर से पूरा पूरा विभाजित होती है। देखो कोई भी संख्या अपने आप से और एक से तो विभाजित होती है, वो तो प्राइम भी होता है, यानी अभाज्य नंबर भी होते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाए वो भाज्य कहलाती है, और जो किसी से विभाजित नहीं हो स्वयं और एक के अलावा, वो अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब यहां से मेरी बात सुनना,
भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है या संयुक्त संख्या होता है। इनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके टुकड़े संभवतः जिनमें एक या स्वयं के अलावा, देखो एक और स्वयं का भाग तो अपने अभाज्य में भी जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितनी वैल्यूज है अगर उससे कोई डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर अपना डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर है। जैसे देखिए 4 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो ये सब के सब अपने भाज्य के उदाहरण हैं। यहां से एक फैक्ट याद रखना है, गणित की प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। गणित की प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। यह सवाल भी पेपर में बन चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रथम डिविजिबल कंपोजिट नंबर कौन सा है अपना? प्रथम भाज्य नंबर अपना 4 है। अब देखिएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती है, स्वयं और एक के अलावा। भाई स्वयं का तो भाग अगर 4 में जैसे 7 है तो 7 में 7 का भाग तो जाएगा और 7 में 1 से भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा वो किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, वो सारे अपने अभाज्य या प्राइम संख्याएं कहलाती है। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, इसमें किसी का भाग नहीं। याद रखना 2 अपनी प्रथम अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य अपनी कौन सी है बताइए? प्रथम अभाज्य संख्या अपनी 2 होगी। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपका? बात समझ में आ चुकी है? ओके। एक ना तो भाज्य है न ही अभाज्य। फैक्ट आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आता है। एक ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जीरो का मैंने बताया था, जीरो ना तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, वैसे एक ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अब यहां से और कुछ जरूरी बातें देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये एकमात्र सम है, ध्यान रखना, एकमात्र सम। इसके अलावा कोई एकमात्र इवन नंबर है जो मतलब सम होते हुए भी अभाज्य है। बहुत जने गलती इसी में करते हैं कि वो जब प्राइम नंबर्स अभाज्य बताते या तो वो 1 को बता देते हैं या वो 3 को बता देते हैं, लेकिन गणित का पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सवाल बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। और ये एकमात्र सम है जो अभाज्य। यहां देखो, एक पता है, एक एसएससी ने एक बार बहुत पहले सवाल बनाया था, आपके भी क्या पता कुछ पूछ ले, ध्यान से सुनना। उन्होंने ये पूछा गणित में कितनी सम संख्याएं अभाज्य है, तो उसका आंसर 1 होगा। कौन सी पूछे तब उसका आंसर 2 है। कितनी है, नंबर ऑफ कितनी पूछी है तो 1 है, जिसका नाम जरूर 2 है। ओके। 3 की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य हो गई, भाई वो सम अभाज्य है तो ये विषम। 4 सबसे छोटी सम और ये 4 सबसे छोटी अभाज्य भी भाज्य भी हो गई, पहली भाज्य संख्या होगी प्रथम। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो गई, चलो ठीक है। 1 से 25 तक, यहां से बातों को समझना, 1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन सी देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23 और फिर 29 तक जाना नहीं है, 25 तक। 4, 3, 7 और 2, 9। बनी कि नहीं बनी? ऐसे आप 50 तक जाओगे तो 15 होगी, ऐसे आप 75 तक जाओगे तो 21 होगी, ऐसे आप 100 तक जाओगे तो 25 होगी। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 होती है। अब बताइए इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? 1% भी? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है असह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सह अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है या को प्राइम फैक्टर्स भी बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 बन जाए। अब वो भाज्य है या अभाज्य उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा को प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जब दो संख्याओं का मसपा 1 हो तो वे दोनों संख्या सहअभाज्य। जैसे 8 और 9 हो गया, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, इनका एचसीएफ 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ कॉमन नहीं आता। तब
लेकिन ये भी भाज्य दिख रही है, ये भी भाज्य दिख रही है, लेकिन फिर भी देख लो को प्राइम नंबर्स में आई है। तो को प्राइम नंबर वो वैल्यूज होती है जिनका एचसीएफ 1 बने और कभी भी वो एक दूसरे की कॉमन टेबल्स में ना आए, और वो भाज्य या अभाज्य उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 16 से 25 ऐसे देखो, ये 4 से डिविजिबल, ये 5 है, लेकिन आपस में किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए अपने आप में को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ओके, अब यहां से जो मैं बात शुरुआत करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने सबसे जरूरी बात जो सिलेबस के तहत है वो है अपना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, परिमेय क्या होती है, कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिएगा, वे संख्या, मैं आपको अगर एक सरल भाषा में बताऊं तो आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, वे संख्याएं जिन्हें आप p बटा q, या सरल भाषा में कहूं तो भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां q कभी भी जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, जीरो बटे में आ जाता तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q में लिख सकते हैं, या सरल भाषा में हम भिन्न में लिख सकते हैं, वो परिमेय होती है, और जिन्हें यह काम नहीं किया जा सकता वो सभी अपरिमेय नंबर्स होते हैं। p बटा q का मतलब बट्टे के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने जीरो बताया था, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि जीरो के बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो 0/1 आपको पता है, 0/1 जीरो ही रहेगा, लेकिन हमने बटे के रूप में दर्शा तो सकते हैं, इसीलिए। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जहां एक पूर्णांक दूसरे को भाग देने पर बनी हो, अर्थात p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक भी पूर्ण हो, ये परिमेय होगी, 1/1, 2/1, 2/3, 9/1। अब बहुत जने कहेंगे ये कैसे परिमेय हुई, √25/36। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिए, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है वो सब के सब परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखिए, 25 आपको पता है, 5 निकालेगा यहां से और यहां से आएगा 6, तो बताइए 5/6, क्या हमने इसको p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख दिया है, इसलिए ये परिमेय संख्या। अगर यहाँ ओनली 81 भी होता ना तो वो भी परिमेय हो जाता, 9, तो 9/1 लिख दीजिए। यहां मान लीजिए अपने 625 हो जाता, तो अब भी 25 हो जाता, 25/1 हो जाता। तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो हमेशा एक परिमेय संख्या का रूप होगी। ठीक है, जिन परिमेय संख्याओं का मान प्लस में आता है वो धनात्मक परिमेय कहलाती है, और जिन परिमेय संख्याओं का मान माइनस में आता है वो ऋणात्मक परिमेय। जरूरी नहीं कि ये 2/3 प्लस का हो, 2/3 ऐसे भी आ सकता है, माइनस का 7/11 भी ऋणात्मक परिमेय संख्या को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। बस अगर आप p बटा q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात आ जाती है और कौन कौन सी परिमेय हो सकती है, तो आपके लिए ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी। 3 फैक्ट है जो याद रखिए, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं परिमेय होती है, जितने भी शांत दशमलव है परिमेय होते हैं, जितने भी अशांत आवृत दशमलव है, देखो बात आराम से सुनना, मैंने क्या बोला है, एक तो शांत दशमलव, जैसे भी 2.7, 2.5, जहां पॉइंट के बाद वैल्यू एक निश्चित कदम तक चलती है, वो शांत दशमलव कहलाते हैं। आगे अपना वैसे भी है डेसिमल फ्रैक्शन, तो उसमें बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवृत क्या होता है, अनावृत क्या होता है। इंग्लिश में हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कहा जाता है, वो आगे पढ़ लेंगे बढ़िया से। देखिएगा, 3 फैक्ट होते हैं जो परिमेय में आते हैं, डायरेक्ट भी आपको पता ही है, परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं वो परिमेय होते हैं, जितने भी शांत दशमलव परिमेय, जितने भी अशांत आवृत, सेम नंबर का जो रिपीटेशन हो रहा है ना, वो आपको पता है बार लगाकर भिन्न के रूप में लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल समझा देता हूं मैं, जैसे ये वैल्यू पॉइंट के कुछ कदम 3 कदम ही चली है, तो 5.245 है, तो देखो मैं जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा यहां से 3 जीरो आ गए, तो आप खुद बताइए क्या ये p बटा q के फॉर्मेट में लिख दिया, बिल्कुल हमने लिख दिया है, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाएगी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। जितने भी अपने शांत दशमलव है, अब आप बहुत जने कहोगे शांत की क्या परिभाषा,
वे डेसिमल जो पॉइंट के कुछ कदम चलने के बाद रुक जाते हैं वो शांत होते हैं, और कुछ भाई साहब पॉइंट के बाद रुकते ही नहीं है, 2.33333333 चलता ही जा रहा है, वो अशांत होते हैं। अशांत के दो टाइप होते हैं भाई, शांत का तो एक ही है, सिंपल पॉइंट के बाद रुक जाए। अशांत में दो होते हैं, जब एक ही नंबर का रिपीटेशन हो तो अशांत आवर्त दशमलव होता है, और जब अलग अलग नंबर का रिपीटेशन हो अशांत अनावृत, या जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, अनावृत दशमलव कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब यहां एक ही वैल्यू का रिपीटेशन है ना, 0.1, देखो 2222, तो 2 के ऊपर बार लगता है, और आगे चल के मैं इसको पूरा भी पढ़ाऊंगा आपको। जितने पर बार है 9, जिस पर पॉइंट के बाद बार नहीं है 0, और 12 में से जो बार में नहीं आ रहा उस वैल्यू को घटा लो, तो ये वैल्यू बन गई 11/90। इसको बहुत डिटेल से आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपको यहां अभी ध्यान रखना है कि किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उस पर बार लगाया जाता है। कोई भी रिपीटेशन हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए उसके ऊपर बार लगाया जाता है। यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे 555, तो ये भी समझा देता हूं, इधर ही लिख देते हैं, 0.45 के ऊपर बार लगा दो, जितनी वैल्यू पर बार 9, पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है 0, 45 में से 4 घटा लो, 41/90। तो हम इसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अशांत आवर्त वाले को भी इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जो अशांत अनावृत होते हैं, अनावृत मतलब अलग अलग नंबर, जैसे आपको पता होगा 3.414, 3.141, 3.257, इस प्रकार से वैल्यू आ जाए और ये ऐसे चलती जाए ना भाई, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसको हम कभी भी बट्टे के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, पता नहीं हजारों करोड़ों तक जाएगी, कैसे लिखोगे इसको। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं उन्हें लिखा जा सकता है, जितने भी आवर्त, आवर्त को रोकने का एक तरीका है ना, हम उस पर बार लगा देते हैं, इसलिए आवर्त दशमलवों को हमेशा अशांत है फिर भी आवर्त है, इसलिए इनको परिमेय संख्या कहा जाता है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 0 एक परिमेय संख्या में बात कर चुका हूं, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय होती है, सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय होती है। मैंने आपको प्राकृत पढ़ाई थी 1 से अनंत तक, पूर्ण पढ़ाई थी 0 से अनंत तक, पूर्णांक पढ़ाई थी माइनस, जो माइनस की नेगेटिव वैल्यूज है इंफिनिटी से लगाकर यहां प्लस की इंफिनिटी तक की बात हुई थी। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। फैक्ट एग्जाम में बहुत बार बन चुका है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग सदैव एक परिमेय संख्या होगा। भाई अगर मैं 2/3 और 3/4 5 का गुणा करूंगा, 3 से 3 चलो कट गया, तब भी अपना रिजल्ट परिमेय ही बना। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। ओके, और एक परिमेय और एक अपरिमेय हो तब रिजल्ट हमेशा आपका अपरिमेय के रूप में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्योंकि वो लिख नहीं सकते ना एक को बटे में, √3 आ गया इंटू 1/4, तो ये तो लिख ही नहीं पाओगे, √3 का मान तो अलग हो जाएगा फिर, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती अपरिमेय। अपरिमेय का भी कुछ एग्जाम्पल समझ लो। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q में नहीं लिख सकते, आप P/Q से परेशान मत होया करो, ये तो एक लैंग्वेज का फॉर्मेट है, आपको मैं सरल भाषा में बोलता हूं। भिन्न में लिख सकते हो बटे में, वो परिमेय होती है, और जिनको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होती है। यस और नो? ठीक है। बीजीय अपरिमेय, ये जो मान होते हैं ना, आपको ये कभी भी आप पॉइंट को हटाकर बटे के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये मान यहीं तक सीमित नहीं है, ये मान ऐसे चलता जा रहा है, ये मान भी ऐसे चलता जा रहा है। ये कैसे दशमलव है? ये अशांत अनावृत दशमलव है, अशांत अनावृत। आप कॉपी में लिख सकते हो भले ही, जितने भी अशांत अनावृत दशमलव होते हैं वो सभी अपरिमेय होते हैं, सभी अशांत अनावृत। देखो आवर्त का मतलब तो होता है एक ही नंबर रिपीट हो, वो तो परिमेय में आता है, लेकिन जो अलग अलग नंबर रिपीट हो तो वो अपरिमेय के तहत आता है। ठीक है, इसके बाद ये जो ई का मान होता है 2.17, ये इतना ही नहीं होता, और चलता जाता, ध्यान रखना। ये जो पाई का मान होता है ये इतना नहीं होता, ये और चलता जाता है, ये रुकती ही नहीं है वैल्यू।
इसलिए हम इसको पॉइंट हटाकर कभी भी बट्टे के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते। तो ये बीजीय अपरिमेय है और संख्यात्मक अपरिमेय, तो ये एक एग्जांपल समझ लिए और लिख लो 3.6783423 इस प्रकार से 5678342 इस प्रकार से ऐसे चलता रहेगा। ये संख्यात्मक अपरिमेय है। ठीक है, तो यह अपरिमेय का हमने रूप पढ़ा है। ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद अंक ना दोहराए जाए वो सभी, तो जितने भी दशमलव के बाद अंक नहीं दोहराए तो ये कैसी वैल्यू होती है? ये अशांत अनावृत दशमलव होते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय होती है। जब पूर्ण वर्ग परिमेय हो गई है तो जितने भी अपूर्ण वर्ग है वो सारे के सारे क्या होंगे? अपरिमेय में आएंगे। अपूर्ण वर्ग का मतलब सीधा समझो, एक मैंने बोला था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा परिमेय यानी रेशनल होते हैं, लेकिन जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, भाई √3 का मान, √2 का मान 1.414, √3 का मान, भाई √2 का मान आपने सुना 414, ये इतना ही नहीं होता, इसमें और भी चल जाता आगे 5, 6, 3, 2 इस प्रकार से ये चलता रहता है, ये रुकती नहीं है वैल्यू। हमने सिर्फ 414 तक कैलकुलेट करके याद रखा हुआ है, क्योंकि पहले जब कभी स्कूल में पढ़ा था तो √2 का मान इतना ही पढ़ लिया था, ये 414, ये इतना नहीं होता, ये पॉइंट के बाद और चलता जाता है। √3 का मान भी पढ़ा होगा 1.732, तो ये ऐसे 2 तक नहीं, ऐसे आगे वैल्यू और चलती रहती है लाखों करोड़ों अरबों तक। इसलिए जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो सभी अपरिमेय होती है। अब एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, यहां से ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा √5, √7, √16, √11, बताइए कौन सी संख्या परिमेय है? जल्दी से मैसेज करो, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या है? विच इज द रेशनल नंबर? जल्दी से बताइए, सवाल इस फॉर्मेट में बनेगा पेपर में, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? वेरी गुड मुकेश, बिल्कुल सही बताया कि जो ऑप्शन सी है ना, √16, जितने भी पूर्ण वर्ग है 4 आएगा और 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। अब इससे बढ़िया तरीका इसको पढ़ने का नहीं है, ध्यान रखना टॉपिक को। जितने भी, वापस बता रहा हूं, 3 फैक्ट याद रख लो, पूर्ण वर्ग संख्याएं, शांत दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव परिमेय में आते हैं, अपूर्ण वर्ग और अशांत अनावर्त जितने भी हैं वो सब अपने अपरिमेय में आते हैं, और जितने भी बीजीय व्यंजक है जिनका एक मान होता है, पाई का मान, एफ ई का मान होता है, इनका मान पॉइंट के बाद निरंतर चलता रहता है। ओके, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। अभी मैंने बोला अगर √2 इंटू 1/5 करें तो यह हमेशा अपरिमेय ही होगी, क्योंकि इसका गुणा √2/5 आया, तो भाई आपको इसको तो पहले ही कह चुके हो कि ये तो कभी भी परिमेय में लिखी नहीं जा सकती, तो ये रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके, लेकिन दो परिमेय संख्या का गुणा रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या देगा। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में, वो इन लाइनों से बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इनको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे। न्यूमेरिकल तो लगभग सब बच्चे करते हैं, थ्योरेटिकल का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आ जाती है वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं, यानी रियल और इमेजिनरी नंबर। ठीक है भी, अब देखो वास्तविक का मतलब होता है वे संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय जितनी आप लोग संख्याएं जानते हो वो सभी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती। वे सभी जो परिमेय और अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। 5, 7, √2, -1, माइनस, एक तरह से जितने भी पूर्ण पूर्णांक प्राकृत है। लेकिन अवास्तविक संख्याएं वे है जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है, वो सभी अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। और इमेजिनरी में तो आप एक ही याद रखो कि रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई है? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं हो सकता। जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है वो काल्पनिक है, सिर्फ आपने ऐसी कल्पना की है, ऐसी गणित में कोई संख्या नहीं होती है। तो जितने भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए वो सभी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन √4 तो आपका वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, 2 हो सकता है, लेकिन √-4 अगर आ जाए तो वो अपना एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आ जाता हमारे सामने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या।
देखो सिंपल है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्व का मतलब क्या होता है? जस्ट इसके पहले आने वाली। अनु का मतलब जैसे होता है ना अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला, उस प्रकार से। जैसे देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। 254 की पूर्ववर्ती 253 है, 253 है, यानी एक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। और एक अगर बाद की संख्या आ जाए, 458 की अनुवर्ती 459 459 होगा, तो वो अनुवर्ती संख्या सब्सिक्वेंट बोलते हैं, इसको प्रीडिसर बोलते हैं। ठीक है, ये पूर्ववर्ती संख्या होती है और ये एक अनुवर्ती संख्या होती है। अब ये नाम अगर आपको पता होंगे तो मुझे पता है इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, अनुवर्ती का एक नाम परवर्ती भी होता है। पूर्ववर्ती और परवर्ती में फर्क है, ध्यान रखना ना। अनुवर्ती का एक नाम परवर्ती भी होता है। हिंदी में तो चलो एक ही क्लियर है, हिंदी में तो अलग अलग आता है, इंग्लिश में तो एक ही नाम है, सब्सिक्वेंट है, प्रीसीडर, प्रीडिक्यूजर है, प्रीडिक्यूजर। अब देखिए परिपूर्ण संख्या, कहते हैं ना भाई कि कोई भी आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन परिपूर्ण नाम की एक संख्या जरूर होती है। और वो परिपूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, यानी जिसके आप फैक्टर्स करते हो, उस फैक्टर में एक तो खुद वो संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके गुणनखंडों का योग अगर संख्या के बराबर आ जाए ना, तो भाई साहब वो संख्या कहती मैं तो धन्य हो गई, मैं परिपूर्ण हो गई। वापस सुनिएगा, वह संख्या जिसके गुणनखंडों यानी जो फैक्टर आप करते हो, जैसे 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे आपके 24 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो गया। बात समझ में आई है? 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 कर लीजिए। ठीक है, जो भी आप फैक्टर्स करते हैं, उस फैक्टर का अगर एडिशन उस संख्या के बराबर आ जाए ना, तो संख्या कहती है अब मैं परिपूर्ण हो चुकी हूं। लेकिन उसमें उस संख्या का खुद का गुणनखंड आपको शामिल नहीं करना है। तो ये होती है परिपूर्ण संख्या। ठीक है, कंप्लीट जैसे अपना नंबर है, जैसे 28 का फैक्टर बना 14 इंटू 2, 28 का बना 7 इंटू 4, 28 का 28 इंटू 1। तो आपको पता है ये 28 काम में मत लेना, बस बाकी सब अच्छी बात है। अब ये जो आपने गुणनखंड किए है ना, उनको जोड़िए। देखो पहला 14 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, इनको जोड़ो। 6 और 7 13, 13 4 17, 1 18, 1 और 1, अगर इनका योग 28 आ रहा है वापस संख्या के बराबर, तो ये अपने आप में परिपूर्ण हो चुकी है। एक बार यस का मैसेज लिखकर बता दो कि ये बात समझ में आ चुकी है। इसमें अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होना चाहिए। परिपूर्ण क्या होता है, क्लियर है? गुणनखंडों में स्वयं संख्या शामिल नहीं होती है। चलिए अब आ जाता है यहां से एक फैक्ट जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। और ये फैक्ट भाई आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। ये गणित के सबसे बेसिक रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये आपको आगे चलकर हो सकता है छोटे बच्चों को कभी पढ़ाने की जरूरत पड़े तो ये भी तब भी आपके सामने किताबों में आएंगे। तब आपको कम से कम अगर आपको पढ़ा हुआ है तो फिर आपको वहां पर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कम होगी कि भाई आपने पढ़ा है तो आप बच्चों को जवाब दे पा रहे हैं। बाकी आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ के जा रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि कम्युलेटिव लॉ किस पर अप्लाई हो रही है किस पर नहीं हो रही है, और तीसरी चौथी क्लास की किताब है और आप जवाब नहीं दे पाए ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो देखिए कम्युलेटिव यानी क्रम विनिमय का नियम, ये गणित का सबसे जरूरी नियम है। और ये नियम हमें कहता है कि गणित में जोड़ और गुणा में आगे पीछे लिखने से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं 4 और 7 लिख रहा हूं तब भी जोड़कर 11 बनेगा, और मैं 7 और 4 लिख रहा हूं तब भी 11 ही बनेगा जोड़कर। यानी वो ये कह रहा है, क्रम विनिमयता का नियम कह रहा है कि संख्याओं के क्रम बदलने पर जोड़ और गुणा के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं, क्रम विनिमयता का नियम कहा जाता है। जैसे 4 प्लस 7 भी 11 होता है, 7 और 4 11, 9 इंटू 10 90 होता है, 10 इंटू 9 भी 90 होता है। इसी लॉ को हम बोलते हैं कम्युलेटिव या क्रम विनिमयता का नियम कहा जाता है। अब जिनके सिर्फ नंबर सिस्टम्स वगैरह टॉपिक्स वगैरह आते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां टीचिंग मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वहां इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। योज्य तस्म क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके जोड़ और घटाव से कोई प्रभाव नहीं पड़े उसको योज्य तस्म कहा जाता है। जिसको जोड़ो तो भी ठीक,
नहीं जोड़ो तो भी ठीक, वो कहलाता है योजित अस्मक। लेकिन उसको जोड़ने या घटाने से मूल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको योजित अस्मक कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। वह अंक जिसको जोड़ने घटाने, जैसे 0 जोड़ा तब भी 12 ही रहा, 0 को घटाया तब भी 12 ही रहा, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिसको गुणा करने से कोई प्रभाव ना पड़े, ना भाग देने से, ये तब भी 17 ही रहा। वह संख्या जिसके गुणा करने से मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो यहां पर जो गुणात्मक तत्समक है उसका मान क्या हो जाएगा? उसका मान 1 हो जाएगा, जिसके गुणा करने से कोई प्रभाव ना पड़े। फिर आ जाता, देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का योज्य, एडिटिव इनवर्स बोला है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका जस्ट उल्टा होता है। वह संख्याएं जिनको जोड़ने पर रिजल्ट 0 बन जाए तो वो आपस में योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ये प्लस का ये माइनस का जोड़ोगे तो 0, किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम उसका रिवर्स साइन होता है। मैं अगर कहूं 11 का तो -11, -15 का तो प्लस का 15, क्योंकि जैसे इनको जोड़ोगे ना रिजल्ट 0 बन जाएगा, ध्यान रखना। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका रिवर्स साइन होता है। 9 का योज्य प्रतिलोम -9 होगा, -4 का योज्य प्रतिलोम 4 होगा। एग्जाम एक लाइन लिखी हुई आ जाए, क्या 9 का योज्य प्रतिलोम -9 है? कथन सत्य है या असत्य है? उस टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक हो जाता आरोही क्रम और एक हो जाता है अवरोही क्रम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। रोहन, वो क्लास 11 बजे है ना? ठीक है। अब देखिएगा, आरोही क्रम आपको पता चल रहा है, आरोही में 3 अक्षर होते हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए आरोही, ठीक है, 1, 2, 3 3 अक्षर होते हैं, और अवरोही में आपने नोटिस किया 4। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, भूलोगे नहीं, बस इतनी ही बात है। जो छोटा अक्षर है वो छोटी वैल्यू से शुरू करते हुए बड़ी वैल्यू की ओर चलता है, उसी को हम आरोही या असेंडिंग फॉर्मेट बोलते हैं। और जब अवरोही बड़ा अक्षर है, 4 से शुरुआत कर रहा है, बड़ा अक्षर बड़ी वैल्यू से शुरू कर फिर छोटी की ओर जाएगा, उसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं। ओके, तो ये होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना, ये अपना आरोही या असेंडिंग कहलाता है। बड़े से छोटे में लिखना अपना डिसेंडिंग कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप सभी बच्चों को फैक्ट पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये इंग्लिश वाले जो याद करना चाहो ना, असेंडिंग का मतलब ABCD, तो ऐसे ही चल रहा है ना, छोटे से बड़े की ओर। डिसेंडिंग का मतलब DCBA, तो ये ऐसे चल रहा है। अब ये भी आप अगर गलत कर दे तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो भाई गलत ही है फिर। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जीके वगैरह में भी जो फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी आपको क्रम पूछ लिए जाते हैं, जिलों के क्षेत्रफल के या नदियों के क्षेत्रफल से रिलेटेड, या उनके क्रम जिलों से, या जो चोटियों का सवाल आता है अलग अलग प्रकार की, जैसे अरावली की चोटियों का क्रम आ जाता है, तो उस टाइम आपको आरोही अवरोही की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। कल हम इससे संबंधित जितने भी जरूरी सवाल है वो सारे सवाल पढ़ेंगे। आज महत्वपूर्ण फॉर्मूले में आगे चलकर अपने आने वाला है, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और n के x के n तक के पहाड़ों का योग। अगर बोल देना कि 12 के इतने गुणजों का योग निकालो, तो x इंटू n प्लस 1/2। n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, विषम का योग n का स्क्वायर होता है, वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अपने योग का क्वेश्चन इनके ऊपर डायरेक्ट बनता है, तो वो आपको जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, आगे जो भी है जानकारी वो हम अगले वीडियो सेशन में बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। यहां तक की बातों में अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलता है आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।